हेलो एवरीवन। हमने जो पढ़ा था लेसन यात्रा वृतांत था राहुल सांकृत्यायन जी का, तो आज हम इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? तो यहाँ वहाँ का परिवेश जिम्मेदार था इसके लिए। वहाँ पे यात्रियों के लिए रखने की कोई व्यवस्था नहीं थी जब वो आ रहे थे, और जब प्रथम बार जा रहे थे एक छद्म वेश में, भिखारी के वेश में, उस बार इनके साथ सुमति जी थे, जो कि एक बौद्ध भिक्षु थे जिसका तिब्बत में बहुत ही गहरा जान पहचान था। वहाँ के हर गांव में इनके पहचान के लोग थे और सभी लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट देते थे। इस उनके साथ थे चूँकि लेखक, तो इस वजह से उन्हें काफ़ी सम्मान मिल रहा था हर जगह। उनके परिचित लोग रुकने की व्यवस्था, उनको ठहरने की व्यवस्था कर दे रहे थे अच्छे से। और जब लेखक वापस आ रहा था तो चूँकि तिब्बत में उस समय राहगीरों के रुकने के लिए कोई व्यवस्था, कोई इंतज़ाम नहीं था, तो उनको बहुत परेशानी हुई और उन्हें जो सबसे गरीब झोपड़ा था गांव का, उसमें ठहरने के लिए स्थान मिला, जबकि वो एक सज्जन पुरुष के भेष में थे, न कि भिखारी के भेष में। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता है? तो उस समय तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था वहाँ पे, तो वहाँ कोई भी कभी भी कोई हथियार लेके आराम से चल सकता था। सबके पास हथियार होते थे, कभी कोई चला सकता था। हथियार के लिए न कोई परमिशन की आवश्यकता थी, न किसी तरह के लाइसेंस की आवश्यकता थी। तो इस वजह से वहाँ पे हथियार के कानून न होने से यात्रियों को काफ़ी डर बना रहता था, क्योंकि सभी के पास हथियार होते थे। तो कहाँ कोई दिक्कत आ जाए, किसी भी वजह से मनमुटाव या किसी तरह के झगड़ा राहगीरों के बीच में हो जाए, तो कोई भी अपने हथियार का इस्तेमाल कर सकता था। पहले तो ये परेशानी थी। दूसरी बात, वहाँ की रास्ते जो थे बहुत ही निर्जन, सुनसान और बहुत ही खतरे वाले थे, खतरनाक रास्ते थे। तो वहाँ पे डाकुओं का भी भय बना रहता था। डाकू भी वहाँ हथियार के साथ रहते थे। आपने लेसन में पढ़ा, हथियार का कानून न होने की वजह से डाकू भी डरते थे कि कहीं यात्री ही ना हम पर पहले हमला कर दें, इसलिए पहले वो यात्रियों को मार देते थे, फिर उनको लूटते थे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका है, यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था, तो यात्रियों को वहाँ पे लूट और हत्या का भय बना रहता था कि कोई हमारी हत्या न कर दे या कोई हमारे सामान न लूट ले। वहाँ लूटमार काफ़ी होती थी उस समय, तो ये भय यात्रियों को रहता था, हत्या और लूट का। तीसरा क्वेश्चन है आपका, लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? तो ये आपने चैप्टर में पढ़ा था, लेखक किस कारण पिछड़ा था। लेखक का जो घोड़ा था वह काफ़ी सुस्त हो गया था। रास्ता चढ़ते समय कुछ दूर जाने के बाद वह चल नहीं पा रहा था और बहुत धीमी चाल से चल रहा था। जब लेखक उसे तेज चलाने का प्रयास करता था तो और भी सुस्त हो जाता था, तो इस कारण लेखक काफ़ी पीछे हो गया। फिर जो है लेखक आगे जब बढ़ा तो उसके साथी अलग हो गए थे। वहाँ पे एक दोराहा था, साथी काफ़ी आगे चले गए थे। लेखक को समझ में नहीं आया कि हमें दाएं से जाना है कि बाएं से जाना है, तो लेखक ने उल्टा रास्ता पकड़ लिया। जब 2 मील आगे जाने पर कहीं किसी से पूछने पर लेखक को पता चला कि ये लंगकोर का रास्ता नहीं है, तब फिर से वो वापस आकर उस दूसरे रास्ते से, सही रास्ते से गया। तो ये 2 रीजन हो गए उसको पिछड़ने को। एक तो घोड़ा सुस्त था तो पहले से ही पिछड़ चुका था, दूसरी बात रास्ता भटक जाने से और भी ज़्यादा पीछे हो गया। इस वजह से लेखक अपने साथियों से ज़्यादा पिछड़ गया था। फिर चौथा क्वेश्चन है आपका, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? तो लेखक ने पहली बार रोका था इसलिए क्योंकि लेखक जो है शेखर विहार में जब सुमति जी पहुँचे तो लेखक को लगा कि जब ये यजमानों के पास जाएंगे तो 1-2 दिन तो इनको ऐसे ही मिलने में निकल जाएंगे, तो हम अपने मंजिल तक पहुंचने में हमें काफ़ी लेट हो जाएगा। लेकिन इसलिए वो सुमति जी को मना कर रहे थे कि आप अपने यजमानों के पास मत जाइए मिलने के लिए। किसी एक यजमान से जो कि गांव में हो या जो भी यजमान गांव में हो उनसे भले ही मिल लीजिए, अगल बगल में कि गांव में मत जाइए, रोक रहे थे। परंतु दूसरी बार जब वो एक मंदिर में पहुंचते हैं
तो वहाँ बुद्ध वचनों के अनुवाद की हुई पुस्तकें रखी थी काफ़ी। तो उनको पढ़ने की इनकी लालसा जो थी, या उनको पढ़ने में इतने लीन हो गए कि इन्हें ऐसा लगा लेखक को कि अगर सुमति जी वहाँ से चले जाएंगे तो इनको इन पुस्तकों को पढ़ने का काफ़ी समय और मौका मिलेगा, जिसमें लेखक काफ़ी इंटरेस्टेड था बुद्ध वचनों के अनुवाद की हुई पुस्तकों को पढ़ने में। तो अपने इस इंटरेस्ट को या उन अनुवाद बुद्ध वचन के अनुवाद को देख कर, अनुवाद की हुई पुस्तकों को देखकर लेखक ने उन्हें रोकने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया कि ये चले जाएंगे तो मैं और आराम से इन पुस्तकों को पढ़ूंगा। ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन है आपका, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो आपने देखा लेखक को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहली बार तो लेखक वहाँ जब जा रहा था तो उस समय भारत से डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं था तिब्बत के जाने के लिए, इसलिए लेखक को नेपाल के रास्ते जाना पड़ा। दूसरी बात, भारतीय होने का कहीं पहचान न लिया जाए, इसलिए लेखक ने एक भिखारी का छद्म भेष बनाया और उस भेष में इनको यात्रा करनी पड़ी। तीसरी बात, लेखक को कोई वहाँ पे परिचित नहीं था तिब्बत में, वो तो सुमति जी मिल गए थे, अन्यथा तो उनको रुकने का ठहरने का कहीं रास्ता नहीं मिलता। उस समय तो वहाँ भिखारियों को लोग चोर समझ के घर के अंदर भी नहीं आने देते थे, तो इस वजह से और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती। सुमति के साथ रहने की वजह से उनको थोड़ा रहने का ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। फिर वहाँ के रास्ते जो थे, रास्ते इतने निर्जन थे, इतने खतरनाक थे, इतनी ऊंची चढ़ाई थी, वहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है वहाँ की कि समुद्र तल से आपने पढ़ा 70-78 फीट ऊंचाई थी, 1000 फीट ऊंचाई वहाँ की थी रास्तों की, थोंगला आदि की। तो इन सब में जो चढ़ाई करना था वो भी सामान लेकर पैदल चढ़ना, ये सब काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा था लेखक को। तो ये सारी कठिनाइयाँ लेखक को झेलनी पड़ी उन रास्तों में। एक तो हथियार का कानून न होने की वजह से जो डर था वो था लेखक के साथ, फिर इन निर्जन रास्ते, ऊपर से चढ़ाई वाला रास्ता, ऊपर से छद्म भेष धारण किए हुए थे, इनके साथ सामान भी था उसको ढोना। फिर जब इनको घोड़ा मिला तो इनका घोड़ा भी सुस्त पड़ गया, अपने साथियों से काफ़ी पीछे हो गए, बिछड़ गए, अकेले यात्रा करनी पड़ी, रास्ता भटक गए। ये सब काफ़ी सारी कठिनाइयों का लेखक को सामना करना पड़ा था इस यात्रा वृतांत में। 6वां क्वेश्चन है आपका, प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो उस समय का तिब्बती समाज आपने देखा कि बहुत ही सरल स्वभाव का था, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था, अपने पराये का कोई भेदभाव नहीं था। और वहाँ आपने देखा कि कोई अपरिचित व्यक्ति भी किसी के घर के अंदर तक जा सकता था, बशर्ते चोरी का खतरा न हो। भिखारियों को, कुछ भिखारियों को लोग चोर समझकर उनसे डरते थे, उनको अंदर नहीं आने देते थे। बाकी कोई अपरिचित व्यक्ति भी किसी के घर के अंदर जाकर वहाँ पे चाय पी सकता था, उनके अंदर, घर के अंदर जा सकता था। अर्थात उनसे ये नहीं भेदभाव नहीं पूछा जाता था कि तुम ऊंचे जात के हो, नीची जात के हो, किस देश के हो, किस राष्ट्र के हो, ये सब सवाल नहीं पूछे जाते थे। अर्थात बहुत ही सरल स्वभाव के लोग थे। और वहाँ पर्दा प्रथा नहीं थी, किसी भी घर की बहू या सास यात्रियों को या आने वाले को, अपने मेहमान को चाय बनाकर उसको दे देती थी अगर राहगीर चाहता था तो ये सब बहुत ही अच्छाइयाँ थी वहाँ के समाज में। ये जो तिब्बती समाज हमको देखने को मिला उस समय का। और वहाँ पे हथियार का कानून नहीं था, ये सब वहाँ इस यात्रा वृतांत में हमें देखने को मिला उस समय के तिब्बत के समाज में। ये देखिए 7वां क्वेश्चन है आपका, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। सब वाक्य क्या है आपका, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। तो कोई पुस्तक के भीतर तो हो नहीं सकता है, इंसान पुस्तक के भीतर नहीं जा सकता है। तो आपको इन जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से देखना है कि इस वाक्य के लिए कौन सा वाक्य इसका अर्थ बता रहा है। लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी, पुस्तक
में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो ऐसा कुछ नहीं था, इसका सीधा सीधा तात्पर्य है लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया। आपने पढ़ा पुस्तक में कि लेखक जो है जब बुद्ध वचन के अनुवाद की पुस्तकों को देखता है तो वो बहुत प्रसन्न होता है, उसमें उसकी काफ़ी रुचि रहती है, उनको पढ़ने की इच्छा रहती है, और इसीलिए उसने सुमति जी को रोका भी नहीं। इतना वो तल्लीन हो गया कि प्रयास तक नहीं किया रुकने का, क्योंकि वो पढ़ना चाहता था उन पुस्तकों को। तो इसका तात्पर्य सीधा सीधा आपका क वाला ऑप्शन है, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। तो ये आपके 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये आपके राहुल सांकृत्यायन जी की जो यात्रा वृत्तांत थे उसके सारे क्वेश्चन थे। इसको नोट बना लीजिएगा नोट्स कॉपी में अपने, और एक बार चैप्टर फिर से रीड कर लीजिएगा। उसके बाद ये नोट्स वीडियो के अनुसार आप अपने सारे क्वेश्चन आंसर लिख लीजिएगा या नोट्स बना लीजिएगा, और बाकी रीडिंग लगाते रहिएगा। अगला चैप्टर आपका जो पढ़ाया जाएगा उसके लिए पहले से ही रीडिंग लगा के तैयार रहिएगा, ताकि पढ़ाने पर अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।